हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, बिजनेस लॉ में हमने पिछली वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में डिस्कस किया था। ओके, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके तो सेल ऑफ गुड्स की बात करें तो सेल्स में दो पार्टीज होती है। ठीक है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि सेल्स में कौन सी पार्टी होती है। एक तो बायर होता है, एक होता है सेलर। बायर किसे कहा गया है? बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स, यानी कि बायर वो होता है जिसे बाय करना होता है, परचेस करना होता है, या तो फिर एग्रीज टू परचेस, जो परचेस करने के लिए, बाय करने के लिए, गुड्स बाय करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल गुड्स, यानी कि सेलर किसे कहा गया है? अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो सेल करता है या तो फिर सेल करने के लिए एग्री होता है। ठीक है, तो इंडियन सेल्स ऑफ एक्ट में, गुड्स ऑफ एक्ट में क्या कहा गया है? बायर एंड सेलर के दोनों की डेफिनेशन दी गई है। बायर मीन्स अ पर्सन हु बायज और एग्री टू बाय गुड्स। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल गुड्स। ठीक है, अब इसमें आपने देखा कि एक वर्ड आया है गुड्स। ठीक है, तो लॉ में गुड्स को किसे कहा गया है? ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि गुड्स, जो पर्सन बायर मीन्स के जो पर्सन बाय करता है या तो फिर एग्री टू बाय अ गुड्स। ठीक है, बट गुड्स किसे कहा गया है? ठीक है, गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स की डेफिनेशन इंडियन लॉ में क्या दी गई है, ठीक है, वो भी देखेंगे हम। तो गुड्स का मतलब होता है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल ऑलवेज इज गुड्स, यानी कि सेल्स में ऑलवेज जो उसका सब्जेक्ट मैटर होता है वो गुड्स ही होता है। ठीक है, गुड्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो गुड्स मीन्स क्या? गुड्स का मतलब क्या होता है? तो गुड्स ऑलवेज इंक्लूड ऑल मूवेबल गुड्स। ठीक है, याद रखिए, गुड इंक्लूड्स ऑल मूवेबल गुड्स, यानी कि जो भी चलित माल है, ठीक है, चलित माल है, इन सबको इंक्लूड किया गया है किसमें? गुड्स में। ठीक है, और गुड्स डज नॉट इंक्लूड कौन से इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है? एक तो मनी, ठीक है, और एक है एक्शनेबल गुड्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि गुड्स में देखिए आपको कहा गया है कि ऑल मूवेबल गुड्स को इंक्लूड किया गया है, बट उसमें मनी को इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि मनी जो है, ठीक है, वो एक एक्सचेंज टर्म है। ठीक है, जो हम ट्रांजेक्शन करने के लिए एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, मनी, तो उसको गुड्स में इंक्लूड नहीं किया गया है। और एक आता है एक्शनेबल गुड्स या तो फिर एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है कि जिसको लेने के लिए आपको कुछ एक्शन करना पड़े। ठीक है, मतलब कि अगर आपका किसी से डेब्ट है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप जब उसके पर एक्शन लोगे, ठीक है, अगर आपका किसी से पैसा लेना है तो आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा, आपको ही उसके पर केस करना पड़ेगा। कोई आप अपना हक जो है, अपना अपना जो राइट है, वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस एक्शनेबल क्लेम को भी जो है वो गुड्स में इंक्लूड नहीं किया गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑल मूवेबल गुड्स में किसको किसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो गुड्स में देखिए ऑल मूवेबल गुड्स, स्टॉक को इंक्लूड किया गया है, शेर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ठीक है, ये सारी चीजों को गुड्स में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा भी हम कह सके कि जो भी हम लैंड से जिसको हम पार्ट कर सके, ठीक है, जो भी हम जमीन से जिसको अलग कर सके, ठीक है, वो सारी मूवेबल जो भी गुड्स है उसको गुड्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फर्स्ट हमने समझा बायर किसे कहा गया है? अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्री टू सेल गुड्स। गुड्स में किसको इंक्लूड किया गया है? गुड्स का मतलब क्या होता है? सेल्स में ऑलवेज उसका जो सब्जेक्ट होगा वो गुड्स ही होगा, और गुड्स में ऑल मूवेबल गुड्स को इंक्लूड किया गया है। डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा? मनी,
एंड एक्शनेबल गुड्स, एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिए एक चीज मनी में, कि अगर कोई ऐसा पैसा है, ऐसी मनी है जो लॉ में बंद हो चुकी है, ठीक है, जैसे कि जो भी करेंसी नोट है जो अभी बंद है, यानी कि हमने देखे थे अभी पिछली बार जो भी 500 और 1000 के नोट जो बंद हुए, तो वो जो इंडियन लॉ में जो भी करेंसी बंद हो चुकी है उसको मनी में, उसको गुड्स में इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। जो करेंसी अभी मौजूद नहीं है, ठीक है, अभी लॉ में जो मान्य नहीं की जाती है, उसको, उस मनी को गुड्स में इंक्लूड किया गया है। बट जो अभी हाल फिलहाल जो करेंसी अभी चालू है उसको गुड्स में इंक्लूड किया नहीं जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्शनेबल गुड्स जिसको गुड्स में इंक्लूड नहीं किया गया है, गुड्स में इंक्लूड किसे कहा गया है, तो ऑल मूवेबल गुड्स, स्टॉक शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड ऑल मूवेबल गुड्स जिसको हम जमीन से अलग कर सकते हैं, उनको गुड्स में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स की कौन सी कैटेगरी है, गुड्स में कौन से टाइप्स है। एक तो एक्साइटिंग गुड्स, ठीक है, दूसरा आता है फ्यूचर गुड्स एंड तीसरा आता है कंटीजेंट गुड्स, ठीक है। एक्साइटिंग गुड्स का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तब अगर वो गुड्स मौजूद हो, ठीक है, तो उससे कहा गया है एक्साइटिंग गुड्स, ठीक है। मान लीजिए कि मैं ये पेन लेने गई थी बाजार में, ठीक है, और जब मैं पेन लेने गई तब उसका होना, उस शॉप में इस पेन का होना, उसको क्या कहा गया है, एक्साइटिंग गुड्स, ठीक है। तो एक्साइटिंग गुड्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करें तब उस गुड्स का मौजूद होना, उसको कहा गया है एक्साइटिंग गुड्स, ठीक है। एक्साइटिंग गुड्स के 3 टाइप्स है, एक तो स्पेसिफिक, एसर्टेन एंड अनएसर्टेन, ठीक है। ये तीनों वैसे तो एक जैसे लगते हैं बट तीनों में थोड़ा सा माइनर सा फर्क है। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं एक मोबाइल के शॉप पे गई, ठीक है, और मैंने कहा कि मुझे सैमसंग J7 का मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक गुड्स को आइडेंटिफाई कर उसको बोला है, ठीक है, कि मुझे ये गुड्स ही चाहिए, ठीक है, उसे कहा जाता है स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करने जाए, जब भी हम बाय करने जाए या तो फिर सेल करने जाए, तब अगर हम स्पेसिफिक कुछ गुड्स को इंक्लूड करें, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिक बनाए, तो उसे कहा जाता है स्पेसिफिक गुड। एज सर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है, एज सर्टेन मीन्स गुड्स, यानी कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिस गुड्स को आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है, जिस गुड्स को आइडेंटिफाई किया जाए उसको कहते हैं एज सर्टेन गुड्स। अनएज सर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, तब अगर उस गुड्स को आइडेंटिफाई किया ना जाए, ठीक है, उस गुड्स यानी कि जो भी गुड्स हमने लेना है उसको हमने आइडेंटिफाई करके अलग नहीं किया है, तो उसे कहा जाता है अनएसर्टेन गुड्स, ठीक है। तो एक्साइटिंग गुड्स का मतलब स्पेसिफिक, एसर्टेन एंड अनएसर्टेन, उसके तीनों टाइप्स है। एक्साइटिंग गुड्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम गुड्स लेने जाए तब उसको मौजूद होना, उसे कहते हैं एक्साइटिंग गुड्स, ठीक है। फिर आता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करने जाए, जब भी हम बाय करने जाए, तब अगर गुड्स मौजूद ना हो, ठीक है, बट आपके ऑर्डर करने से अगर उसको प्रोडक्शन करना पड़े, ठीक है। अगर शॉर्ट में आप याद रखिए, फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब उस गुड्स को अगर वो एग्जिस्टिंग में नहीं है, ठीक है, वो जो गुड्स है एग्जिस्टिंग में नहीं है, तो उसे कहा जाता है फ्यूचर गुड्स। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने कहा है कि अगर मेरे खेत में, ठीक है, जो है इतने गेहूं होंगे, ठीक है, 3 महीने बाद अगर गेहूं होंगे तो मैं तुम्हें 100 kg गेहूं दूंगा, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब होगा कि अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है, बट क्या कहा है कि अगर गेहूं होंगे, ठीक है, तो ही वो हमें देगा,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तब गुड्स अगर एग्जिस्टिंग में ही नहीं हो, ठीक है, तो उसे कहा जाता है फ्यूचर गुड्स। ठीक है, जो भविष्य में होने होने वाला है, ठीक है, जो गुड्स जो है भविष्य में होने वाले हैं बट इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी हो रहा है, ठीक है, उसको कहा जाता है फ्यूचर गुड्स। कंटीजेंट गुड्स का मतलब क्या होता है, कंटीजेंट मीन्स के जो गुड्स कुछ होने पर, या तो कुछ इवेंट होने पर या तो फिर कुछ इवेंट ना होने पर कुछ डिपेंड करे, तो उसे कहा जाता है कंटीजेंट गुड्स। ठीक है, तो इस हमने इसमें 3 टाइप्स देखे, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। ठीक है, तो द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बहुत सारे डेफिनेशन जो है आपको देखनी पड़ती है, जिसमें हमने डिस्कस किया बायर किसे कहा गया है, सेलर, गुड्स, गुड्स के टाइप्स एंड गुड्स की कैटेगरी कौन से। ये जो क्वेश्चन है आपको कई बार पूछा जाता है। ठीक है, गुड्स में भी आपको पूछा जाता है कि गुड्स किसे कहा गया है, ठीक है, गुड्स का मतलब क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गुड्स में आप समझा सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसमें किसको इंक्लूड किया गया है, किसको नहीं इंक्लूड किया गया है, ठीक है, गुड्स की कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, इन सब को आप इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इसमें एक वर्ड है आपका डिलीवरी। ठीक है, अब बात डिलीवरी, क्योंकि बायर एंड सेलर में जब भी गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है तब उसके बाद क्या करनी पड़ती है, गुड्स की डिलीवरी। ठीक है, तो गुड्स की डिलीवरी की जो भी डेफिनेशन है आपको दी गई है, द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू बायर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू बायर, यानी कि अगर सेलर जो है अपनी इच्छा से बायर को गुड्स ट्रांसफर करे तो उसको कहा जाता है डिलीवरी। ठीक है, ये जो है वॉलंटरी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसमें भी आपको टाइप्स दिए गए हैं, 3 टाइप्स है, एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी यानी कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब आप गुड्स की वहीं पे ही डिलीवरी कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है डिलीवरी। यानी कि जब भी मैं ये पेन लेने जाती हूँ, मैंने पैसे दिए और उसने शॉपकीपर ने मुझे ये पेन दे दी, तो उसे कहा गया है एक्चुअल डिलीवरी। जब भी गुड्स की एक्चुअल में डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, जब भी गुड्स आप लेने जाओ तब आप पैसे देकर अगर आपको वो गुड्स मिल रहे हैं तो उसे कहा जाता है एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, फिर आता है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि जो डिलीवरी सिंबल में आपको पता चले, ठीक है, सिंबल में पता चले, यानी कि सांकेतिक रूप में आपको पता चले कि इसकी डिलीवरी हो गई है, इसकी ऑनरशिप जो है हमें मिल गई है, ठीक है, उसे कहा जाता है सिंबॉलिक डिलीवरी। मान लीजिए कि आपने कोई कार परचेस की है, ठीक है, अगर आप पैसे देते हैं और आपको अगर कार की दी जाए, ठीक है, अगर आपको कार की दी जाए तो आप ये मान लेते हैं कि आपको कार मिल गई है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, तो ऐसे कोई सांकेतिक रूप में, सिंबॉलिक रूप में अगर आपको गुड्स मिल रहे हैं तो उसे कहा जाता है सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक है, तो उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टिव डिलीवरी। कॉन्ट्रैक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तब जो भी ऑनरशिप है, ठीक है, माल जो गुड्स है उसकी जो एग्जिटिंग है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, माल की जो भी वो जहां भी है वही रहता है, बट उसकी ऑनरशिप अगर चेंज हो जाए तो उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ए ने बी, ये ए और बी है, ठीक है, ए के पास 100 kg एप्पल है, ठीक है, 100 kg एप्पल है ए के पास, बट ए के पास उसको स्टोरेज करने के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया, बी को कहा कि मेरे पास स्टोरेज करने के लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो तुम क्या करो, तुम जो हो अपने कोल्ड स्टोरेज में इसको रख दो। ठीक है, बट देखिए इसमें क्या होता है कि बी के पास एप्पल तो है बट इसकी ऑनरशिप किसकी है, ऑनरशिप कौन है, इसका ऑनर कौन है, ए। ठीक है, तो जो भी
इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इसमें बी के पास कस्टडी तो है गुड्स की, ठीक है, कस्टडी तो बी के पास है, बट इसका ऑनर कौन है? ए, ठीक है। अब होता है कि ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सी के साथ, ठीक है, ए ने क्या किया, सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैंने जो ये एप्पल लिए हैं, ठीक है, मेरे पास जो एप्पल है वो उसने 100 केजी एप्पल किसको सेल कर दिए? सी को, ठीक है। अब इसका जो ऑनर है वो कौन बन गया है? सी, ठीक है। अब बात आती है कि सी के पास भी उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए उसके पास फैसिलिटी नहीं है। तो क्या होता है कि सी भी ये कहता है कि बी तुम भी मेरा जो भी ये गुड्स है वो तुम अपने कोल्ड स्टोरेज पे रखना, ठीक है। तो अब बात आती है कि देखिए जो भी एप्पल है, एप्पल तो कहाँ पे है? बी के पास थे और बी के पास ही है, ठीक है, बट इसकी जो ऑनरशिप है, गुड्स की जो कस्टडी है वो तो चेंज नहीं हुई है, बट इसकी कस्टडी जो है वो चेंज हो गई है। पहले सेलर ओनर था, अब क्या हुआ? बायर जो है वो ओनर बन गया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि जब भी गुड्स की कस्टडी जो है वो चेंज ना हो, बट अगर उसकी जो ऑनरशिप है वो सेलर से बायर पे आ जाए तो उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। तो ये जो डिलीवरी के आपके टाइप्स हैं, ठीक है, द वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू बायर, उससे कहा जाता है डिलीवरी। एंड डिलीवरी के 3 टाइप्स है, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। ये दोनों टॉपिक है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कई बार जो है आपकी एग्जाम में इसका डिफरेंस जो है पूछा ही जाता है, ठीक है। तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि सेल अपने लॉ में सेल किसे कहा गया है, ठीक है। तो सेल का मतलब क्या होता है? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर नंबर 1 ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे हम निकालेंगे ऑनरशिप, ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे हम लेंगे ऑनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। देयर मे बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ऑनर एंड अनदर। यानी कि सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है कि जो भी सेलर है वो ट्रांसफर करता है या तो फिर एग्री टू ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप ऑफ अ गुड्स, ठीक है, टू बायर टू बाय द सेलर टू बायर। यानी कि सेल का मतलब क्या होता है कि जो भी सेलर है वो ऑनरशिप जो है गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर या तो फिर एग्री टू ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाता है, किसको? बायर को। एंड किसके बेस पर? प्राइस के बेस ऊपर, ठीक है। तो ये जो है दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायर एंड सेलर के बीच में, जहां पे सेलर का काम क्या है? वो अपनी जो ऑनरशिप है वो बायर को ट्रांसफर करता है। अब बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल किसे कहा गया? व्हेन द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन टू बी फुलफिल लेटर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। यानी कि जो भी ऑनरशिप जो ट्रांसफर होगी वो कब होगी? फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, ठीक है, या तो फिर कुछ ऐसी कंडीशन पूरी होने के बाद अगर ऑनरशिप ट्रांसफर की जाए तो उसे कहा जाता है एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है किसी के साथ, ठीक है, और आप कहते हैं कि मैं इसकी ऑनरशिप जो है तुम्हें 2 महीने के बाद ट्रांसफर करूंगा, ठीक है, 2 महीने के बाद मैं तुम्हें इसकी ऑनरशिप दूंगा। या तो फिर कुछ कंडीशन हम रख देते हैं कि तुम ये इतना एडवांस दोगे तो ही मैं तुम्हें इसकी ऑनरशिप दूंगा, ठीक है। तो उससे कहा जाता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है? व्हेन द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, यानी कि फ्यूचर में इसकी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर होगी और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन टू बी फुलफिल लेटर, यानी कि अगर कोई कंडीशन फुलफिल होने के बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है उसकी ऑनरशिप को, तो उसे क्या कहा जाता है? एग्रीमेंट टू सेल। सेल में क्या होता है? ठीक है, सेल में क्या होता है कि जो भी ऑनरशिप है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसकी ऑनरशिप जो है ट्रांसफर हो जाती है ऑन द स्पॉट, ठीक है, ऑन द स्पॉट
वो जो है या तो फिर इमीडिएटली उसकी जो ऑनरशिप है ट्रांसफर हो जाती है सेलर टू बायर, ठीक है। बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, जब भी या तो फिर कोई कंडीशन फुलफिल होगी तो ही एग्रीमेंट टू सेल में ऑनरशिप जो है ट्रांसफर होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें डिफरेंस आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एग्जाम में ये जो डिफरेंस है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सबसे पहले बात करें कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप यानी कि सेल में हम देखा जाए तो सेल में कब ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, ऑन द स्पॉट, ठीक है। ऑन द स्पॉट जो है ऑनरशिप जो है ट्रांसफर हो जाती है। बट एग्रीमेंट टू सेल में कब ऑनरशिप जो है ट्रांसफर होगी, इन फ्यूचर, जब भी वो कंडीशन फुलफिल होगी, या तो जब भी हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है जब बताया गया है तभी वो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तब सेल में क्या होता है कि वहीं पे ऑन द एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या तो फिर ऑन द स्पॉट या तो फिर इमीडिएटली जो है ऑनरशिप जो है सेलर टू बायर हो जाती है ट्रांसफर। बट एग्रीमेंट टू सेल में कब होती है, इन फ्यूचर में, ठीक है। फिर आती है इफेक्ट। इफेक्ट यानी कि ये जो है सेल जो है वो क्या है, प्रेजेंट सेल है, ठीक है। प्रेजेंट में ही यानी कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे ही सेल होता है। बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ये जो है प्रेजेंट माना जाता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और एग्रीमेंट टू सेल जो है वो फ्यूचर में होता है, ठीक है। फिर आता है नेचर। नेचर मीन्स ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है एग्जीक्यूटेड एर, और जो एग्रीमेंट टू सेल है वो क्या माना जाता है, एग्जीक्यूटरी, ठीक है। ये हमने पहले भी बात की थी। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है, जब भी दोनों पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन जो है और जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तब फुलफिल कर ले, ठीक है, तो उसे कहा जाता है एग्जीक्यूटेड। अब बात करते हैं कि सेल में क्या होता है, एक बायर है एंड एक जो है सेलर है, दोनों जो है अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर देते हैं। यानी कि जब भी मैं पेन लेने जाती हूँ तब मैं क्या करती हूँ, इसके पैसे दे देती हूँ और जो उसका सेलर है वो मुझे ये पेन की डिलीवरी कर देता है। तो इसको क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटेड, यानी कि दोनों ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को क्या कर दिया है, फुलफिल कर दिया है, ठीक है। एग्जीक्यूटरी का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों की ऑब्लिगेशन या तो फिर एक की या तो फिर दोनों की अगर ऑब्लिगेशन बाकी हो फुलफिल करने के लिए तो उसे कहा जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब भी मान लीजिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपने ये कहा है कि अगर तुम एडवांस दोगे तो ही मैं इसकी डिलीवरी करूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपने क्या कंडीशन रखी है कि एडवांस मिलेगा तो ही आप डिलीवरी करोगे, उसने एडवांस नहीं दिया है तो आप डिलीवरी नहीं करोगे, ठीक है। और एग्जांपल ले तो अगर आपने किसी से ये कंडीशन रखी है कि तुम मुझे अच्छा पढ़ाओगे, ठीक है, तो ही मैं तुम्हें फीस दूंगा, ठीक है। अब ट्यूशन क्लासेस वाला जो है आपको अच्छा पढ़ा लेता है, ठीक है, वो तो अपना काम कर रहा है, पर आपने फीस नहीं दी है, यानी कि कोई भी एक पार्टी की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है, इसकी एक ऑब्लिगेशन बाकी, यानी या तो फिर दोनों की ऑब्लिगेशन अगर बाकी हो तो उसे कहा जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सेल जो है वो एग्जीक्यूटेड है और एग्रीमेंट टू सेल जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है रेमेडीज फॉर ब्रीच। रेमेडीज फॉर ब्रीच में क्या होता है कि सेल में जो है रेमेडीज जो है, अगर सेल का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच हो जाए, ठीक है, सेल में अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो वो सिर्फ गुड्स में प्राइस के लिए ही जो है प्राइस के लिए ही वो क्या कर सकता है, उसके पर शू कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में सेलर ओनली कैन क्लेम फॉर अ डैमेजेस, ठीक है, जब भी कोई डैमेजेस होता है तो ही उसके पर जो है शू कर सकता है, ठीक है, डैमेजेस के लिए है उसके पर शू कर सकता है। बर्डन फॉर रिस्क, ठीक है, रिस्क कब होता है
ठीक है, जब भी गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाए या तो फिर लॉस हो जाए, तब क्या होता है कि सेलर जो है, ठीक है, वो सेलर जो है वो गुड्स को वापस नहीं ले सकता। ठीक है, एक बार जो अगर सेल हो जाए तो फिर वो गुड्स को रिटर्न नहीं ले सकता है। ठीक है, बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, जो भी लॉस होता है वो किसके ऊपर होता है, यहाँ पे देखिए बर्डन फॉर रिस्क जो होता है वो किसके ऊपर होता है, बायर के ऊपर होता है, बायर के ऊपर होता है। यानी कि जब भी एक बार अगर सेल हो जाए कोई भी प्रोडक्ट, तो वो जो है बर्डन किसके ऊपर आता है, कोई भी गुड्स जो डिस्ट्रॉयड हो जाए या तो फिर लॉस्ट हो जाए तो उसका बर्डन किसके ऊपर होता है, बायर पर। बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, जो भी बर्डन होता है वो सेलर पे होता है। क्यों, क्योंकि अभी तक जो भी ऑनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं हुई है। ठीक है, ऑनरशिप जब भी, इसका मतलब क्या होता है कि ऑनर जो है वो सारा रिस्क उठाता है। ठीक है, बट एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, जो भी ऑनरशिप है वो कब ट्रांसफर होगी, फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, क्योंकि हाल फिलहाल के लिए उसका ऑनर जो है वो कौन है, सेलर है। ठीक है, तो सेल में क्या होता है, जो भी रिस्क है, ठीक है, डिस्ट्रॉयड हुआ है गुड्स या तो फिर लॉस्ट हुआ है, तो उसमें किसके ऊपर जाएगा, उसका बर्डन बायर पे, क्योंकि सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो गुड्स जो है वो रिटर्न नहीं लेगा, क्योंकि एक बार अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो गुड्स की ऑनरशिप किसके पास आ जाती है, बायर के पास। तो जो भी रिस्क होगा वो किसका होगा, बायर का। बट एग्रीमेंट टू सेल में ऑनरशिप अभी भी ट्रांसफर नहीं हुई है। ठीक है, तो जो भी रिस्क होगा वो किसका होगा, सेलर का। ठीक है, तो ये सारे जो है डिफरेंस है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है एक डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेस। ठीक है, सेल एंड हायर परचेस में क्या डिफरेंस है, तो वो भी देखेंगे हम। फर्स्ट है ऑनरशिप। तो ऑनरशिप में क्या होता है, सेल में तो आपने देखा कि सेल में ऑनरशिप जो है इंस्टेंटली, ठीक है, जो इंस्टेंटली ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है सेलर टू बायर। ठीक है, बट हायर परचेज, अब हायर परचेज का मीनिंग पहले तो समझ लेते हैं कि अगर आपने कोई परचेज किया है गुड्स को, बट हायर पे परचेज किया है, ठीक है, एट द इंस्टॉलमेंट में आपने परचेज किया है, जब आपको वो गुड्स तो डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, गुड्स की डिलीवरी तो आपको मिल जाती है, बट उसका जो पोजेशन है, जो भी ऑनरशिप है, वो आपको नहीं मिलती है। ऑनरशिप आपको कब मिलेगी, जब भी आप इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब आपको ऑनरशिप मिलेगी। ठीक है, तो ऑनरशिप इसमें दोनों का क्या डिफरेंस है, एक तो सेल में क्या होती है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और या तो फिर इमीडिएटली या तो फिर ऑन द स्पॉट जो है ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेलर टू बायर। बट हायर परचेज में क्या होता है कि ऑनरशिप जो है ट्रांसफर होती है, कब होती है, जब भी उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया जाए तब उसकी जो है ऑनरशिप ट्रांसफर की जाती है। मान लीजिए कि आपने कोई एक्टिवा ली है, ठीक है, तो एक्टिवा में क्या होता है, आप पहले डाउन पेमेंट करते हैं, फिर उसकी जो है आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। ठीक है, बट इसकी जो एक्टिवा जो है वो तो आपको मिल जाती है, ठीक है, बट उसकी ऑनरशिप आपको नहीं मिलती। ऑनरशिप आपको तब मिलेगी जब आप एक्टिवा का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब। ठीक है, उसको कहा जाता है हायर परचेज। ठीक है, नेचर की बात करें तो ये जो है सेल जो है वो कौन सा नेचर में है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, बट हायर परचेज जो है वो एक हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, फिर आती है डिलीवरी। डिलीवरी में क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या है, सेल में जो है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी हो भी जाती है या तो फिर नहीं भी होती है। मान लीजिए कि आपने कोई फ्रीज परचेज किया है, ठीक है, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया, ठीक है, सेल का कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया, बट अगर आपको जो है शॉप वाला ये कहे कि इसकी डिलीवरी मैं आपको कल दूंगा, ठीक है, तो वो जो है इसका मतलब क्या होता है कि पोजीशन आपको मिल भी सकता है तब या तो फिर नहीं भी मिल सकता। बट हायर परचेस में आप चाहो तब आपको जो है उसकी डिलीवरी मिल जाती है, उसका पोजीशन जो है मिल जाता है। ठीक है, फिर आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में इसका डिफरेंस क्या है कि बायर जो है उसका राइट नहीं है कि वो जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर सके। ठीक है, एक बार सेल होने के बाद, ठीक है, एक बार सेल होने के बाद बायर जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, टर्मिनेट नहीं कर सकता है। बट इन द हायर परचेस में हायर जो है, बायर जो है
ठीक है, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है अगर कोई भी जो है उसका सेलर का कोई भी फॉल्ट हो। ठीक है, बिफोर द ओनरशिप, ठीक है, बिफोर द ओनरशिप जो है वो हायर परचेस में बायर जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। फिर आता है रीगेन द पोजीशन। रीगेन द पोजीशन यानी कि सेलर कभी भी एक बार सेल करने के बाद उसका पोजीशन नहीं ले सकता है। ठीक है, सेलर एक बार सेल करने के बाद उस गुड्स का फिर से ऑनर नहीं बन सकता है। ठीक है, बट हायर परचेस में क्या होता है, अगर हायर परचेस में जो भी हायर वेंडर है वो उसके जो है बायर की अगर डिफॉल्ट हो, बायर का अगर कोई भी डिफॉल्ट हो तो उसकी ऑन जो भी ये जो गुड्स है उसकी पोजीशन वो फिर से ले सकता है। ठीक है, फिर आता है टाइटल। टाइटल मीन्स के सेल में क्या होता है, एक बार सेल होने के बाद उसका पोजीशन, उसकी ओनरशिप जो है वो किसकी हो जाती है, बायर की। अब बायर के ऊपर डिपेंड है कि उसको उस गुड्स का क्या करना है। ठीक है, वो किसी थर्ड पर्सन को भी सेल कर सकता है। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को भी वो सेल कर सकता है, उसको ओनरशिप जो है ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, टाइटल वो जिस जैसा उसके पास है वैसा टाइटल वो किसी और को भी सेल कर सकता है। बट इन द हायर परचेज, इन द हायर परचेज जो है सेलर सॉरी जो बायर है वो कभी भी किसी थर्ड पर्सन को ऑनरशिप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकता है जब तक कि वो खुद ऑनर ना बन जाए। ठीक है, क्योंकि उसने जो है जो अपनी ऑनरशिप है, ठीक है, उसकी जो उसने गुड्स लिया है वो हायर पे लिया है। ठीक है, हायरिंग पे लिया है, तो वो खुद अभी भी जो गुड्स का अभी भी ऑनर नहीं बना है तो वो किसी थर्ड पर्सन को जो है टाइटल नहीं ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है सारे आपके सेल एंड हायर परचेस के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, एक आता है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। ठीक है, सेल एंड बेलमेंट में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो बात करें कि बेलमेंट किसे कहा गया है। ठीक है, तो बेलमेंट में आगे भी हमने एक डिस्कस किया था टॉपिक, बेलमेंट किसे कहा गया है कि अगर आप अपने गुड्स को जो है किसी को कोई शॉर्ट टाइम के लिए ट्रांसफर करें। ठीक है, अब ये जो है दो तरीके से होता है, एक तो ग्रेजुएटली, ठीक है, एक तो आता है नॉन ग्रेजुएटली। ठीक है, मान लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड को, किसी फ्रेंड को आपने कहा है कि 10 दिन के लिए आपने अपनी बुक्स जो है अपने फ्रेंड को दी है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप 10 दिन के लिए अगर आपने बुक्स दी है उसको तो आप कोई पैसे नहीं लेने वाले। ठीक है, 10 दिन के बाद आपका क्या करेगा, फ्रेंड आपको जो है वो जो है बुक्स लौटा देगा। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए किसी को अपना गुड्स यूज करने के लिए आप दो तो उसे कहा जाता है बेलमेंट। ठीक है, फिर आता है नॉन ग्रेजुएटली। मान लीजिए कि अगर आपने कोई गुड्स लिया है और उसके बदले में आप पैसे पे कर रहे हैं। ठीक है, नॉन ग्रेजुएटली का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपने शादी में एक टेंट मंगवाया है। ठीक है, फिर टेंट का क्या करेंगे, आप उसको यूज करके फिर क्या करेंगे, उसको रेंट पे करते हैं। ठीक है, और उसका यूज होने के बाद उसको आप रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है कुछ बेलमेंट जो है वो ग्रेजुएटली भी होती है और नॉन ग्रेजुएटली भी होती है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप किसी गुड्स को शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करने के लिए लाते हैं और उसको रिटर्न करना पड़ता है तो उसे कहा जाता है बेलमेंट। ठीक है, उसकी ऑनरशिप आपके पास नहीं रहती है। ठीक है, तो उसका डिफरेंस की बात करें कि ऑनरशिप जो है, ऑनरशिप में क्या होता है कि सेल में ऑनरशिप ऑन द स्पॉट इमीडिएटली जो ट्रांसफर हो जाती है सेलर टू बायर, बट बेलमेंट में कभी भी, सेलर में होती है, सेल में होती है, बेलमेंट में कभी भी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है रिटर्न ऑफ गुड्स। ठीक है, रिटर्न ऑफ गुड्स यानी कि एक बार जो है सेल होने के बाद, एक बार कॉन्ट्रैक्ट जो होने के बाद, सेल का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपको गुड्स रिटर्न जो है वो सेलर नहीं लेता है। ठीक है, बट बेलमेंट में कंपल्सरी आपको जो गुड्स है वो रिटर्न करने ही पड़ते हैं। ठीक है, फिर आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी कि सेल में आपने पहले भी देखा होगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसिडरेशन के बिना नहीं होता है। अगर इसमें
कोई भी आप एग्जेप्शन इसके निकाल लीजिए, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है कंसिडरेशन के बिना नहीं होता है। तो सेल में कंसिडरेशन होना जरूरी है, बट बेलमेंट में कंसिडरेशन ना हो तो भी चलता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ग्रेजुएटली हमने देखा कि आपने अपनी फ्रेंड को बुक्स दिए हैं 10 डेज के लिए, तो उसमें आपने बुक्स तो दिए बट सामने उसने कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया है। ठीक है, तो सेल एंड बेलमेंट में भी ये सारे आपके डिफरेंस है। तो आज हमने 3 ये जो डिफरेंस देखे, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, फिर आता है सेल एंड हायर परचेज, एंड आता है सेल एंड बेलमेंट। ठीक है, फिर एक जो है गुड्स में 2 केसेस है, एक तो गुड्स पेरिसिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और एक आता है गुड्स पेरिसिंग आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब पेरिसिंग का मतलब होता है खराब होना। ठीक है, खराब होना यानी कि कोई गुड्स ऐसा होता है जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही क्या है, खराब है। ये जो है ये केसेस जो है देखे जाते हैं वो ज्यादातर जो है फूड्स में देखे जाते हैं। ठीक है, तो आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे पहले ही कोई गुड्स खराब है, ठीक है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो क्या माना जाता है, वॉइड माना जाता है। ठीक है, क्योंकि खराब है तो उसके जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर आता है गुड्स पेरिसिंग आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो गुड्स पेरिसिंग आफ्टर मेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, ठीक है, बट डिलीवरी नहीं हुई है अभी भी गुड्स की, बट वो जो गुड्स है अभी क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं। ठीक है, तो वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको केस जो है याद रखने हैं कि पेरिसिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पेरिसिंग आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माने जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखें हम, तो एक आपका टॉपिक आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल मीन्स के यहाँ पे मानेंगे हम ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपकी ऑनरशिप को शो करे। ठीक है, ऑनरशिप को बताए। ठीक है, इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट को इंक्लूड किया गया है। एक तो बिल ऑफ लॉडिंग है, रेलवे रिसिप्ट है, वेयर हाउस फिंगर सर्टिफिकेट है। ये सारे जो है वो क्या बताते हैं कि आपकी गुड्स के ऊपर ऑनरशिप है। ठीक है, इसमें दूसरा भी टॉपिक आता है कि डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स, यानी कि कोई ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स, यानी कि कोई ऐसे गुड्स होते हैं जो शो करते हैं कि आप ही जो है वो इस गुड्स के ऑनर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आपने देखा होगा शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि जो भी शेयर है, ठीक है, उसके पर उसका ऑनर का नाम लिखा होता है। ठीक है, उसके जो भी शेयर है, जो भी उसका नाम है, एड्रेस है, सब लिखा होता है शेयर सर्टिफिकेट में, तब पता चलता है कि ये जो है इसका ऑनर है। ठीक है, शेयर वारंट में क्या होता है, शेयर वारंट एक बेरर है, बेरर कॉन्ट्रैक्ट है, बेरर जो है डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसको भी ट्रांसफर होगा, ठीक है, वो उसका ऑनर बन जाता है। तो इन दोनों केस के में बात करें कि शेयर वारंट जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, तो शेयर वारंट जो है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में आएगा। ठीक है, ये जो है शेयर वारंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में आएगा, जिसके पास भी इसका पोजीशन होगा। ठीक है, जिसके पास भी उसका पोजीशन होगा वो उसका ऑनर कहलाएगा। ठीक है, और शेयर सर्टिफिकेट जो है वो किसकी कैटेगरी में आएगा, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स। ठीक है, वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो शो करता है कि ये जो है इंसान, ये जो पर्सन है वो इसका ऑनर है। ठीक है, फिर आता है एक आपका टॉपिक प्राइस। ठीक है, प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जो भी सेल का एग्रीमेंट होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कंसिडरेशन के तौर पर जो भी मनी होती है कंसिडरेशन, उसे कहा जाता है प्राइस। ठीक है, अब प्राइस जो है 3 टाइप्स के से जो है फिक्स होती है। एक तो एग्रीमेंट, यानी कि आपने जो भी एग्रीमेंट किया है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, तब आपने जो भी प्राइस फिक्स की है वही प्राइस मानी जाएगी। ठीक है, एक आती है बाय द वैल्यूअर। ठीक है, बाय द वैल्यूअर यानी कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है बट आप उसकी जो है वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक बायर और एक सेलर है, इन दोनों के बीच होता है एक पुरानी
बाइक जो है वो सेल करने का, ठीक है। बट उसने क्या कहा कि हम एक काम करते हैं कि एक मैकेनिकल के पास चलते हैं, ठीक है, वो जो प्राइस बताएगा वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस रहेगी, ठीक है। यानी कि आप किसी थर्ड पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू निकालने के लिए इंक्लूड करते हैं तो उसे कहा जाता है बाय वैल्यूअर, ठीक है। वो जो प्राइस फिक्स करेगा वही उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रहेगी, ठीक है। और लास्ट आता है बाय कस्टम और बाय म्यूचुअल ट्रांजेक्शन, यानी कि आप अगर एग्रीमेंट में भी ना जाए, वैल्यूअर के पास भी ना जाए, बट बाय कस्टम और बाय म्यूचुअल ट्रांजेक्शन, यानी कि आज तक जो भी ट्रांजेक्शन होते आए हैं वो उस टाइम पे जो भी प्राइस हमने फिक्स हुई है वही प्राइस हम कंटिन्यू करेंगे तो उसे कहा जाता है बाय म्यूचुअल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो प्राइस का मतलब होता है मीन्स द मनी कंसिडरेशन सेल ऑफ गुड्स, एंड वो 3 टाइप्स के से फिक्स हो जाती है, बाय एग्रीमेंट, बाय वैल्यूअर एंड बाय कस्टम और बाय म्यूचुअल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आज हम सेल ऑफ गुड्स में कई सारी डेफिनेशन देखी है जो आपकी एग्जाम के रिलेटेड है, ठीक है। बहुत सारे हमने टॉपिक जो है आपको क्लियर कर दिए। यहाँ पे बायर, सेलर, गुड्स के टाइप्स हमने देखे, ठीक है। फिर आते हैं डिलीवरी किस टाइप की होती है, सेल एंड एग्रीमेंट, सेल किसे कहा गया है, ठीक है। फिर डिफरेंस 3 टाइप से हमने डिफरेंस देखे, सेल एंड एग्रीमेंट, सेल एंड हायर परचेज, सेल एंड बेलमेंट। फिर आता है गुड्स जो है खराब होते हैं तो उसका वॉइड माना जाता है। फिर आता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर आता है प्राइस, ठीक है। तो इन सब का हमने इंट्रोडक्शन देखा है। बाकी की जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।